नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम आप बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, जिसमें खबरें होंगी राजनीति जगत की, खेल जगत की, लोकसभा चुनावों की भी हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ में बात करेंगे मनोरंजन जगत की भी, और साथ ही बात करेंगे आज के पर्व को लेकर के भी। आपको बता दें कि आज है हनुमान जयंती, और हनुमान जयंती के इस अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें लगा करके भक्त जो श्रद्धालु है वो भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अगले 1 घंटे आप बने रहिए हमारे साथ में, और इस दौरान अगले 1 घंटे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। कृतिका सुप्रभात, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। तुलसीदास जी ने भी कहा है हनुमान चालीसा में कि भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो राम जी बिगड़े हुए कार्य बनाते हैं और हनुमान जी जो हैं वो प्रभु श्री राम के कार्य बनाते हैं, और इसी के लिए कहा जाता है। और हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी को भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिसमें हम बात करेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। वहीं विपक्ष ने भी दूसरे चरण के मतदान के लिए, चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। उसी के साथ दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है, जिसमें उनकी कस्टडी आगे बढ़ाने के लिए मांग की जा सकती है। अगले 1 घंटे में होंगी ये तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। आज एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में लेंगी भाग, गंगा आरती में भी होंगी शामिल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी सभाएं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे रैली। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी पूरी ताकत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में भरेंगी हुंकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार को देंगे धार। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्याय की हिरासत आज हो रही है समाप्त। इसी मामले में के कविता की भी न्याय की हिरासत का आज अंतिम दिन। देश भर में आज मनाया जा रहा है हनुमान जन्मोत्सव। मंदिरों में सुबह से ही लगा हुआ है भक्तजनों का तांता। हनुमान चालीसा और अखंड रामचरितमानस का किया जा रहा है पाठ। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ताइवान में महसूस किए गए भूकंप के 80 झटके। 6.3 तीव्रता का रहा सबसे तेज झटका। राजधानी ताइपे में झुकी कुछ इमारतें। जापान, चीन और फिलीपींस में भी महसूस किए गए हल्के झटके। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज चेन्नई के सामने होगी लखनऊ की चुनौती। कल खेले गए मैच में राजस्थान ने मुंबई को दी 9 विकेट से करारी शिकस्त। और चलिए अब हेडलाइंस के बाद खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर।
दरअसल आज राष्ट्रपति कहाँ जाने वाली है, वो भावना हमारी सहयोगी जी बताएंगी। बिल्कुल कृतिका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के चौथे दीक्षांत समारोह में भाग लेने वाली हैं। राष्ट्रपति आज ऋषिकेश में गंगा आरती में भी शामिल होंगी। राष्ट्रपति बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में भी भाग लेने वाली हैं। तो ये तो बात रही राष्ट्रपति के दौरे को लेकर, और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, यानी 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है और सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने में अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी पहले राजस्थान पहुंचेंगे, जहां पर वो टोंक सवाई माधोपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री की पहली जनसभा दोपहर करीब 2:45 बजे जांजगीर चांपा में होगी। इसके बाद महासमुंद में प्रधानमंत्री जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है और हमारे संवाददाता भी लगातार हमको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और टोंक सवाई माधोपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव इस समय। ओपी सुप्रभात, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि टोंक माधोपुर में भी इस बार मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री लगातार राजस्थान के दौरे पर भी जा रहे हैं और हमने देखा है कि पहले चरण का चुनाव 12 सीटों पर संपन्न हो चुका है और अपने आप में सफल रहा है। अब दूसरे चरण के लिए राजस्थान तैयार है। टोंक सफाई माधोपुर की बात करें तो चुनावी समीकरण क्या बयान कर रहे हैं? जी, राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर को वैसे तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के चलते यह सीट न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश और में चर्चित हो चुकी है। इस सीट पर अगर चुनावी समीकरण की बात करें तो ये 2008 में टोंक और सवाई माधोपुर को मिलाकर नई सीट बनी थी और यहाँ पर 1999 में भारतीय जनता पार्टी की जसकौर मीणा सांसद थी। उसके बाद 2004 से 2010 तक लगातार कांग्रेस के नमो नारायण मीणा न केवल यहाँ से सांसद रहे बल्कि केंद्र में मंत्री रहे और 14 से लेकर लगातार 2 बार लगातार यहाँ पे सुखबीर सिंह जोनापुरिया बीजेपी के सांसद रहे और अभी तीसरी बार वो जीत की हैट्रिक दर्ज करने के लिए चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर जो हरीश मीणा है उनको चुनावी मैदान में उतारा है और सबसे बड़ी खास बात यह कि जो रैली स्थल है ये देवली विधानसभा में आता है और यहीं से कांग्रेस के प्रत्याशी वर्तमान में विधायक है। वो लोकसभा के तौर पर चुनावी ताल ठोक रहे हैं सुखबीर सिंह जोनापुरिया के सामने। यहाँ चुनावी समीकरण की मैं बात करूं तो यहाँ तकरीबन सबसे ज्यादा जो मतदाता है वो 4 लाख के समथिंग एससी के मतदाता है। उसके बाद 3 लाख मतदाता गुर्जर समुदाय के हैं और 2,70,000 एसटी समुदाय के मतदाता, मुस्लिम समुदाय भी 2 लाख के करीब है और इसके अलावा जाट समाज के जो मतदाता हैं वो 1,70,000 के करीब है, ब्राह्मण भी 1.5 लाख के करीब है। तो इस तरह राजपूत 70,000। तो चुनावी जो समीकरण है जातीय गणित के आधार पर यहाँ टिका हुआ है और यही वजह की कांग्रेस ने यहाँ मीणा प्रत्याशी को उतारा तो भारतीय जनता पार्टी ने गुर्जर प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। मुकाबला कड़ा रोचक है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जहाँ ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के मुद्दे पर जनता से वोट मांग रही है क्योंकि ये 13 जिलों में पानी मिलेगा। 2,87,000 हेक्टेयर में न केवल इस पानी से सिंचाई होनी है बल्कि इस किसानों की जो खेती किसान की तस्वीर भी बदलने वाली है और यही वजह की भाजपा लगातार इस मुद्दे को न केवल उठा रही है बल्कि जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी बीते 10 साल में काम नहीं होने का हवाला देकर प्रचार कर रही है और ये दोनों पार्टियां लगातार न केवल कैंपेन कर रही है बल्कि जातिगत समीकरण को साथ साथ सियासी समीकरण भी यहाँ बड़ा मुद्दा बना हुए हैं। यहाँ पर तकरीबन 21,34,000 मतदाता है, 2017 मतदान बूथ बनाए हुए हैं और अगर बात करें पिछली बार 63% यहाँ मतदान हुआ था तो इस बार ये बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ वो काफी कम हुआ। तो उसको लेकर न केवल सियासी दलों में चिंता है कि कहीं मतदान प्रतिशत कम न हो और कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दल को इसका नुकसान न हो। इसको लेकर हो सकता है प्रधानमंत्री भी यहाँ से अपील करें कि मतदान ज्यादा से ज्यादा करें, जलपान के पहले मतदान करें। तो इस तरह की ये सियासी जो राजनीति है टोंक सवाई माधोपुर में लगातार चल रही है।
जी ओपी, अगर देखा जाए तो क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम जो लोग हैं उनसे भी बात की होगी, तो इस बार जब मतदान देंगे लोग तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आएंगे? क्या वो जमीनी स्तर के मुद्दे होंगे या राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होंगे? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 2019 में इसी लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्शन का कैंपेन करने आए थे और उस वक्त उन्होंने मोदी की गारंटी का सबसे पहले यहां से यूज किया था। और ये शब्द आज न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में मोदी की गारंटी के नाम से प्रचलित हो चुका है। तो यहाँ पर लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न केवल उम्मीद है बल्कि उनकी गारंटी को लेकर वो विश्वास भी ज्यादा करते हैं। और यही वजह की जब चुनावी मतदान होगा और जो रणनीतिक रूप से जो चुनावी प्रचार चल रहा है उसमें मोदी की गारंटी सबसे ज्यादा हावी है। यहाँ बिजली, पानी, रोजगार जैसा मुद्दा तो है ही, साथ ही साथ अन्य तरह के मुद्दे भी यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़े भी मुद्दे लगातार जनता के बीच बने हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीते 5 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही और उन्होंने विकास के काम नहीं किए, उनको मुद्दा बना रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी बीते 10 साल से जो स्थानीय सांसद है उसको लेकर निष्क्रियता का और जनता के बीच नहीं जाने का मुद्दा हावी कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो राष्ट्रीय मुद्दा इसमें बना हुआ है वो ईएसआरपी जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट का, वो क्योंकि कई सालों से अधर में लटका हुआ था। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार के साथ न केवल समन्वय बिठाया गया बल्कि प्रदेश की जो सरकार बनी बीजेपी की दिसंबर में, उसने पहला आते यही काम किया और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठाकर तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक समन्वित प्रयास कर इसको न केवल पास किया बल्कि किसानों की खुशहाली और तस्वीर बदलने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उपलब्धि राजस्थान को सौगात के रूप में दी। तो इससे तकरीबन जो 13 जिले, इनमें टोंक सवाई माधोपुर भी शामिल है, इन जिलों में न केवल पानी के जरिए किसानों की तस्वीर बदलेगी बल्कि 2,87,000 जो हेक्टेयर है सूखे से जूझ रहा था उसमें खेती किसानी होगी और एक नया तस्वीर हरियाली के जरिए यहाँ राजस्थान में आएगी। और यही सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा जातीय और सियासी समीकरण भी लगातार मुद्दा बने हुए। जी, तो सियासी समीकरण अपने आप में मुद्दा बने हुए हैं और टोंक सवाई माधोपुर हालांकि मशहूर है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए, लेकिन मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे और भी हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पहुंचेंगे और चुनावी हुंकार भरेंगे। ओपी यादव, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर।
जी हाँ, खबर है लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी हुई, जहां चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में मसरूफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज 3 राज्यों यानी कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में चुनावी रैली करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह पश्चिम बंगाल की मालदा दक्षिण लोकसभा सीट पर रोड शो करेंगे। इसके बाद अमित शाह पश्चिम बंगाल के रायगंज लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसके बाद शाम को अमित शाह पहुंचेंगे महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र, जहां वे विशाल चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। शाम को 7 बजे गृह मंत्री बेंगलुरु साउथ लोकसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो करने वाले हैं, यानी कि ताबड़तोड़ रैलियां होने वाली हैं आज गृह मंत्री अमित शाह की। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी चुनावी शंखनाद कर रही है। चौथे चरण के चुनाव के लिए झारखंड में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम तेज हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान रोड शो भी होगा और बाद में एक चुनावी जनसभा का भी आयोजन किया गया है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करने वाले हैं। बता दें कि इस चुनाव में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता की ये पहली रैली है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा भी आज खूंटी के लिए नामांकन दाखिल करने वाले हैं। चलिए अब बात विपक्षी दलों की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी के तहत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में 2 चुनावी जनसभाएं करने वाली हैं। प्रियंका गांधी पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र पहुंचेंगी और बेंगलुरु में चुनावी रैली कर अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़े 2 दिग्गज नेता अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करेंगे। बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी प्रचार को धार देंगे, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मेरठ में जनसभा को संबोधित करेंगी और चुनावी हुंकार भरेंगी। राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मुंगेर में अपने गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और अब बात बिहार की करेंगे। दरअसल बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल कटिहार लोकसभा सीट से 1967 से चुनाव में कांग्रेस के सीताराम केसरी, 1951 में पूर्व राज्यपाल यूनुस सलीम और 1996 में पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का कर्मक्षेत्र रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार की कटिहार लोकसभा सीट पर इस बार घमासान देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के महासमर में जनता दल यूनाइटेड ने अपने वर्तमान सांसद दुलाल चंद गोस्वामी पर दांव लगाया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से 5 बार सांसद रहे कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर मैदान में डटे हुए हैं और कटिहार में बंद पड़े उद्योग धंधों को चालू कराने का वायदा जनता से कर रहे हैं। कटिहार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ सभी जो गठबंधन के हमारे तमाम साथी हैं उनका पूर्ण सहयोग मिल रहा है। हम लोग मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं। 2 जूट मिल हुआ करती थी, उसके अलावा बहुत सारे कारखाने छोटे बड़े हुआ करते थे, वो सभी समाप्त हो गए। आज ये उद्योग के नाम पर हम कटिहार में कुछ भी नहीं है और उसी के वजह से लोग पलायन कर रहे हैं। इसको पलायन को रोकना है तो पहले तो यहाँ उद्योग लगे। कटिहार की लोकसभा सीट हो या फिर यहाँ की विधानसभा सीटें, कभी किसी दल का एक छत्र राज नहीं रहा है। वैसे इस सीट ने देश को कई दिग्गज नेता दिए हैं। यहाँ 6 विधानसभा सीट कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी हैं। इनमें कटिहार और प्राणपुर में बीजेपी, कदवा और मनिहारी में कांग्रेस, बरारी में जेडीयू और बलरामपुर में सीपीआई-एमएल का विधायक है। जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी को मोदी मैजिक का भरोसा है। कटिहार में हम लोगों ने विकास का काम को आगे बढ़ाया, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार है और बिहार में पिछले 18 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस ढंग से बिहार के गांव से लेकर शहर तक जो है काम करने का काम किया, चाहे सड़क निर्माण का काम हो, आधारभूत संरचना को चेंज करने का हो, तो उसका भी प्रभाव समाज में है। कटिहार लोकसभा सीट से 1967 के चुनाव में कांग्रेस के सीताराम केसरी, 1991 में पूर्व राज्यपाल यूनुस सलीम और 1996 में पूर्व गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का कर्म क्षेत्र रहा है।
कटिहार लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के अनुसार यहाँ 41% मुस्लिम वोटर हैं, 11% यादव, 8% सामान्य वोटर हैं, 16% वैश्य, 18% पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 6% अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर हैं। कुल मतदाताओं की संख्या करीब 21,04,409 है। इनमें 9,39,260 मतदाता पुरुष हैं, वहीं 8,65,305 महिला मतदाता हैं, जबकि 102 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। लंबे समय तक सांसद रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जेडीयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी को इस प्रक्रिया से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस संसदीय क्षेत्र पर लंबे समय तक कब्जा रहा और निखिल चौधरी यहां से चुनकर संसद अनेक बार पहुंचे। बीजेपी की दावेदारी इस बार भी थी। शायद यही वजह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कायदे से टर्न अप नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जेडीयू के लिए मशक्कत ज्यादा करना पड़ रहा है। देखना होगा कि क्या कुछ चुनाव परिणाम सामने आता है। बहरहाल कटिहार का मुकाबला रोचक होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ कटिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। तो कटिहार का मुकाबला इस बार रोचक होने जा रहा है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की कटिहार लोकसभा सीट इस बार चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। इस बार कटिहार लोकसभा सीट पर जेडीयू और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी तारिक अनवर से विशेष बात की है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर अपने प्रचार अभियान पर अभी निकल रहे हैं। हम उनके साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। तारिक साहब, कैसा लग रहा है? कटिहार से आपका नाता रिश्ता बहुत पुराना रहा है, राष्ट्रीय नेता आप हैं। किस तरीके का माहौल कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, हम लोगों के पक्ष में है। लोग वर्तमान सांसद से भी और सरकार से भी, चाहे वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ऊब चुके हैं। आज बिहार के लोग ये समझ रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके साथ छल हो रहा है, और वो इस बार वोट देंगे विकास के लिए और वोट देंगे जो मूल समस्याएं हैं देश के सामने उसके लिए। साहब को इस बार सांसद बनने का मौका मिलेगा तो राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके का जो इश्यूज हैं यहाँ के उसको रेज करेंगे? देखिए, यहाँ का मेन इश्यूज तो एक तो बाढ़ है और कटाव है। इससे कैसे निजात मिले यहाँ के किसानों को, ये हमारा प्रयास रहेगा आने वाले दिनों में। दूसरा है कि कटिहार एक जमाने में उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता था। दो जूट मिल हुआ करती थी, उसके अलावा बहुत सारे कारखाने छोटे बड़े हुआ करते थे, वो सभी समाप्त हो गए। कटिहार से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि कटिहार में पलायन, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ की जो जूट मिल थे वो बंद हो चुके हैं। अगर सांसद बनने का मौका मिलता है तो संसद में जाकर इन तमाम इशूज को तारिक अनवर रेज करेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर इन मामलों को उठाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन ललित के साथ कटिहार बिहार से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और इसी के साथ फिलहाल लोकसभा चुनावों से जुड़ी खबरें यानी कि 24 की चुनौती में इतना ही, लेकिन नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। और आइए अन्य महत्वपूर्ण खबरों का अब रुख कर लेते हैं। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 16 अप्रैल को जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानतुल्लाह की बेंच के सामने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण तीसरी बार पेश हुए थे। बाबा रामदेव की तरफ से उनके वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से एक बार फिर माफी मांगी थी। कोर्ट के कहने पर रामदेव ने कोर्ट से माफी मांगी। आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश भी दिया गया है और देखना होगा कि क्या आज बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पेश होते हैं या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की कस्टडी पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज अपनी अहम सुनवाई करेगा। दरअसल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 23 अप्रैल तक उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई थी। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में इस वक्त बंद हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है। और देश भर में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हनुमान चालीसा, अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है। वहीं हर जगह सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना एक संदेश दिया और उस संदेश में कहा कि हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। प्रार्थना करता हूं कि बल, बुद्धि और विद्या प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाले संकट मोचन श्री राम भक्त हनुमान सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो आज हनुमान जयंती के अवसर पर सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त वहां पहुंचकर अपने आराध्य हनुमान जी से ये मंदिरों में पूजा कर रहे हैं। और दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी हमने देखा है और ये तस्वीरें भी बयान कर रही हैं कि किस तरीके से हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। और हमारे जो संवाददाता है चंद्रशेखर, उन्होंने लोगों से, श्रद्धालुओं से हनुमान जयंती के अवसर पर बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं। शुभ अवसर देख के दर्शन करने आए हैं। बहुत दूर से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर तो बहुत अच्छा है ना। अब ये सनातन धर्म के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हम लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही हर्ष हो रहा है हम लोगों को। बहुत भव्य मंदिर बना है, हम गदगद हो गए इसको देख के। बड़े आराम से हनुमान जी में दर्शन हुए, प्रेम से राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हर पूर्णिमा को हर महीने आता हूँ। योगी जी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, आराम से दर्शन होते, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ भी नहीं, प्रेम से दर्शन हो रहे हैं।
तो हनुमान जयंती के अवसर पर हमने देखा कि श्रद्धालु श्रद्धा सुमन के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और संकट मोचन हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मंदिरों में तांता लगा हुआ है, लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और हमारे संवाददाता भी लगातार हम तक पल पल की अपडेट हमारे तक पहुँचा रहे हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिर से हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर, वहीं वाराणसी के संकट मोचन मंदिर से हरिकेश बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को सबसे पहले हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले अजर अमर हैं हनुमान जी और संकट मोचन बल बुद्धि के दाता हैं हनुमान जी, और आज जब हनुमान जयंती मनाई जा रही है, कहते हैं कि सारे बिगड़े काम बना देते हैं हनुमान जी, तो भक्तजन वहां किस तरीके से आके अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं? तो बिल्कुल आपने एकदम सही कहा, और यहाँ पर भी सुबह से ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ी है। स्वयंभू मंदिर है ये, भगवान का स्वयं यहाँ पर मूर्ति जो है प्रकट हुई थी। बहुत महिमा है यहाँ की, और यहाँ पर जय श्री राम के नारे आप सुन सकते हैं, गुंजायमान है, और झंडे लेकर के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ प्रसाद लेकर के पहुँच रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ है, सुंदरकांड का यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, और लगातार जो ये गुंजायमान हो रहा है जय श्री राम का नारा, वो अपने आप में एक अलौकिक और अद्भुत दृश्य जो है वो प्रकट करता है। रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं शिव जी के, और शक्ति के साथ साथ कुशाग्र बुद्धि के भी रूप है हनुमान जी का। और ये आज के दिन में भी ये दिखाता है, दर्शाता है कि किस प्रकार से एक सामंजस्य शक्ति और बुद्धि का हो सकता है, और जो डेडिकेशन हमारा होना चाहिए वो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति हैं। और ये जो जोश और जुनून आपके लोगों को दिख रहा है, ये केवल उनकी भक्ति नहीं बल्कि उनके प्रति जो पूर्ण समर्पण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जी चंद्रशेखर, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त वाराणसी से हरिकेश भी हमारे साथ बने हुए। हरिकेश, वाराणसी की अगर बात करें तो संकट मोचन मंदिर में किस तरीके का नज़ारा इस वक्त वहाँ पर देखने को मिल रहा है? कृतिका, भावना, आपको भी संकट मोचन के मंदिर से, काशी से, आपके माध्यम से, और आपको भी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी मैं यही बताना चाहूँगा कि संकट मोचन जो मंदिर है ये तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है, और ऐसी मान्यता है कि तुलसीदास जी को भगवान हनुमान ने यहीं पर दर्शन दिया था। मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा कि एक बार दिखाएं जो आप जिक्र कर रही हैं कि हनुमान के भक्त जो हैं वो किस तरह से यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। जो सुरक्षा व्यवस्था की बात आप कर रही हैं, चूँकि ढेर सारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे लगाया गया है, चूँकि संकट मोचन मंदिर काशी का एक ऐसा मंदिर है, बाबा जो विश्वनाथ के बाद जो हनुमान जी का, चूँकि रुद्र माने जाते हैं बाबा के ही भगवान हनुमान भी, संकट मोचन जी, तो लोग अपने संकट को दूर करने के लिए काशी में, या चूँकि अति महत्ता का अति प्रसिद्ध मंदिर है, तुलसीदास जी से जुड़ा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जब तुलसीदास जी राम कथा कहते थे तो यहाँ पर बाबा जो हनुमान जी हैं वो आके कथा को सुनते थे, और उसी भाव से, चूँकि बाबा हनुमान ने यहाँ पर दर्शन दिया तुलसीदास जी को, तुलसीदास जी यहाँ पे स्थापित किए हनुमान जी को, ऐसी मान्यता है, और लोग उसी भाव से दर्शन करने आते हैं हनुमान जी के, संकट मोचन जी के। इस मंदिर का नाम भी संकट मोचन मंदिर है। तो आप देख सकती हैं कि कितनी कतार में लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, व्यवस्था बहुत अच्छी है। और शहर में, चूँकि काशी में, जैसा कि चंद्रशेखर भी जिक्र कर रहे थे कि प्रभात फेरी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। एक बड़ी बात यह है कि जो लोग दर्शन करने आए हैं वो भी ध्वजा लेके आए हैं। कई ऐसे लोग दिखाई दिए, महिलाएं पुरुष, जो ध्वजा लेके दर्शन करने आए हैं। तो ये हनुमान जयंती, लोगों में उत्साह है अपने जो आराध्य हैं उनकी जयंती मनाने का, उनके दर्शन करने का, उनका आशीर्वाद पाने का, जो लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और विशेष व्यवस्था भी कर रखी है संकट मोचन मंदिर ने। इसी उपलक्ष्य में आपको मैं एक और जानकारी दूं, इसी उपलक्ष्य में संकट मोचन मंदिर में 5 दिवसीय संस्कृत जो संगीत है उसका आयोजन होता है, और ये बहुत पुराना चला आ रहा है। देश विदेश के कलाकार आकर अपना यहाँ पर कला का प्रदर्शन करते हैं। जी, यहाँ मैं चंद्रशेखर के पास आना चाहूँगी। चंद्रशेखर, मंगलवार का दिन है, सबका दिन मंगल हो, और हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है बूंदी का और लड्डुओं का। तो और साथ ही साथ हनुमान जयंती के दिन महत्व होता है हनुमान जी को सिंदूर लगाने का भी। तो किस तरीके की व्यवस्था आज ये कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में की गई है?
सुबह 4 बजे से यहाँ पर यज्ञ और अनुष्ठान हो रहा था और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के इस तरफ जो शिव मंदिर है उसके सामने ही यहाँ पर जो है अनुष्ठान यहाँ पर किए जा रहे हैं और लगातार जितने लोग आपको अंदर दिख रहे हैं उतने ही लोग आपको बाहर दिख रहे हैं, उतने ही अंदर भी दिखेंगे और वहाँ पर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और यज्ञ भी यहाँ पर किया जाता है और इसके साथ साथ जो शोभा यात्रा है वो भी है और तमाम प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो भी दर्शन आ रहा है, श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, उनको प्रसाद भी यहाँ पर वितरित किया जा रहा है। तो ये जो है वो 12 बजे तक आज जो है वो लगातार चलता रहेगा और समुचित व्यवस्था हो, लाइन से सबको नंबर जल्दी आ जाए और कोई भीड़ भाड़ ना हो, धक्का मुक्की ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पुलिस की व्यवस्था है, तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए। चलिए ठीक है चंद्रशेखर, अब आप भी दर्शन कीजिए हनुमान जी के और जब ऑफिस आइएगा तो प्रसाद जरूर लेकर आइएगा हम सब के लिए भी। इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत आज वैश्विक पटल पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। इस दिशा में क्षमता निर्माण आयोग यानी कि CBC अमृत ज्ञान कोश विकसित कर रहा है, जो लोक प्रशासन की सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने ये बातें सिविल सेवा की क्षमता निर्माण आवश्यकताओं पर आयोजित एक सेंट्रल ट्रेनिंग प्रशिक्षण संस्थान कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही है। इस दौरान PK मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत आज सामाजिक आर्थिक विकास के साथ ही वैश्विक पटल पर मजबूती से अपनी पहचान कायम रखने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि सिविल सेवकों को सार्थक परिवर्तन लाने, सुशासन के सिद्धांतों को बनाए रखने के साथ ही नागरिकों को कुशल और प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए सशक्त बनाना होगा। PK मिश्रा ने साथ ही कहा कि सरकार का ध्यान सुशासन, नागरिकों के कल्याण, भविष्य की तैयारी करने और अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने पर है। इस मौके पर PK मिश्रा ने साथ ही कहा कि डिजिटल क्रांति ने सरकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने के काफी अवसर प्रदान किए हैं। ऐसे में ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम से लेकर डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा से ज्यादा अपनाने की जरूरत है। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियां जानने का। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त डीडी न्यूज रूम का, जहां पर हमारी सहयोगी संध्या हमेशा की तरह आज भी मौजूद है कई सारे अखबारों की सुर्खियां लेकर। संध्या, आज क्या कुछ खास सुर्खियां हैं? जी कृतिका, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर के साथ, जो कि आज लगभग सभी अखबारों में हमें देखने को मिली है। जहां इस चुनावी समर में प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं सूरत के एक प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिनका भाग्य जो है बगैर चुनाव लड़े ही यानी कि निर्विरोध ही चमक चुका है। जी हां, कल उनकी जीत घोषित हो गई। दरअसल उनके खिलाफ जो प्रत्याशी कांग्रेस ने मैदान में उतारे थे, उनका जो निर्वाचन पत्र था वो खारिज कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें जीत घोषित कर दी गई और प्रमाण पत्र दिया गया। तो आज ये खबर सभी अखबारों में देखने को मिली है। इसके अलावा सभी अखबारों में आज खेल से जुड़ी हुई एक और खबर है, जिसमें भारत ने परचम लहराया है। जी हां, कैंडिडेट्स शतरंज में शानदार प्रदर्शन करते हुए डी गुकेश ने 17 साल की उम्र में इस टूर्नामेंट को जीता है। और आपको बता दें कि 40 साल का पुराना कीर्तिमान भी इसी के साथ तोड़ दिया है। तो ये खबर भी आज अखबारों में देखने को मिली है। इसके अलावा एक और खबर आंकड़ों से जुड़ी हुई है, जैसे आज नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से प्रकाशित की गई है और बताया है कि रविवार के दिन घरेलू हवाई यातायात ने नया रिकॉर्ड बनाया और पहली बार एक दिन में 4.71 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार किया। और ये कल मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जताए गए और उसके बाद आज अखबारों में एक खबर ली गई है। इसके अलावा एक और खबर आज हमें देखने को मिली है, वो भी घूमने फिरने और पर्यटन से ही जुड़ी हुई खबर है, जिसमें आज तमाम आंकड़े प्रकाशित करते हुए बताया गया है कि घूमने फिरने संग आध्यात्मिक स्थलों की ओर भी भारतीयों का रुझान बढ़ रहा है, जिसमें वाराणसी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उज्जैन, इस तरह के जो स्थल प्रमुख हैं वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा धर्मार्थ और परमार्थ से जुड़े हुए लोग पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक और खबर देखने को मिली, ये टूरिज्म से जुड़ी हुई। नवभारत टाइम्स अखबार ने आज अपने पहले पेज पर ली है और बताया है कि अब अधिक दिनों के लिए जा सकेंगे यूरोप, यानी कि आप शेंगेन वीज़ा के माध्यम से जो नियम बदले गए हैं उस अधिक दिनों तक आप यूरोप में रह सकते हैं और यूरोप की यात्रा इसके माध्यम से अब आसान हो गई है। भारतीय 5 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वाले शेंगेन वीज़ा के लिए आवेदन अब कर सकते हैं। तो ये नियमों में एक बदलाव देखने को मिला है। और चलते चलते एक और खबर की बात करें जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई है। जलवायु परिवर्तन से संकट में दुनिया के श्रमिकों का स्वास्थ्य है। यह आज तमाम आंकड़ों के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है हिंदुस्तान अखबार ने और बताया है कि ज़्यादा गर्मी यानी कि अत्यधिक गर्मी से त्वचा कैंसर, सांस और हृदय संबंधित तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन इसकी एक बड़ी वजह है। तो आज के अखबारों में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी हुई ये है खास और अहम खबरें। संध्या, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की खबरों को इतने कम समय में हमारे दर्शकों तक प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं खबरें दुनिया भर से। ताइवान में इस महीने का दूसरा भूकंप आया। 80 से ज्यादा बार झटके महसूस किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 6.3 तीव्रता का भूकंप रहा है। भूकंप के कारण राजधानी ताइपे में कुछ इमारतें झुक गई हैं। जापान, चीन और फिलीपींस में भी हल्के झटके महसूस किए गए हैं। बोलीविया में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। दरअसल देश भर से सैकड़ों शिक्षक ला पाज में शिक्षा मंत्रालय भवन की ओर मार्च कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन शिक्षा के लिए बजट में वृद्धि और विवादास्पद पेंशन बिल को खारिज करने की मांग को लेकर देश भर के शिक्षकों द्वारा किया जा रहा था। इजराइल से बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सोमवार को पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। रईसी ने 3 दिनों के लिए पाकिस्तान दौरे पर हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान में नई सरकार के गठन के बाद देश में किसी विदेशी नेता का यह पहला दौरा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका गजा में हमास के खिलाफ इजराइल द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच कर रहा है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विभाग की वार्षिक मानवाधिकार रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि मानवाधिकारों पर अमेरिका कोई समझौता नहीं करता। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद बात कारोबार की फटाफट अंदाज में।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेंगलुरु में अर्थव्यवस्था और अमृतकाल 2047 के लिए दृष्टिकोण विषय पर एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रवासी वापस आने लगे हैं क्योंकि बहुत से लोग भारत में कारोबार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं वापसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुत से लोग जिनकी वैश्विक स्तर पर पहचान है वे भारत में व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं और करियर बना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और अगले कुछ साल में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज की खुदरा इकाई रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड का वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व 17.8% बढ़कर 6.06 लाख करोड़ रुपए हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IFCI लिमिटेड ने कहा कि सरकार को तरजीही आधार पर इक्विटी शेयर जारी करने से उसे 500 करोड़ रुपए की पूंजी मिली। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की याचिका पर मीडिया दिग्गज सुभाष चंद्रा के खिलाफ दिवाला कार्यवाही का आदेश दे दिया है। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने देश की अब तक की सबसे बड़ी अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश के तहत 18,000 करोड़ रुपए जुटाए। जारों में पामोलीन और सोयाबीन दीगम तेल से महंगा होने के कारण पहले 4.5 लाख टन CPO एवं पामोलीन का आयात हो रहा है, लेकिन अब इन तेलों के दाम सोयाबीन से सस्ता होने के बाद इनका आयात अप्रैल में बढ़कर करीब 7 लाख टन होने की संभावना है। तो ये थी कारोबार जगत की तमाम खबरें। अब नजर डाल लेते हैं स्पोर्ट्स जगत की खबरों की और देखते हैं फटाफट अंदाज में खेल जगत की खबरें। IPL 2024 का 39वां मुकाबला आज चेन्नई में चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने होने वाली है। इस सीजन में चेन्नई और लखनऊ के बीच दूसरा मुकाबला होगा। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराकर सीजन की 7वीं जीत हासिल की है। अंक तालिका में टीम पहले स्थान पर 14 अंकों के साथ बनी हुई है, तो वहीं मुंबई 7वें स्थान पर है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले डी कुकेश अपने प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। उनका कहना है कि मैच की रणनीति की वजह से उन्होंने ये जीत हासिल की है। और खेल की खबरों के बाद अब खबरें ग्लैमर वर्ल्ड यानी कि सिने जगत की खबरें फटाफट अंदाज में। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार विजय राज और श्रेयस तलपड़े की थ्रिलर फिल्म करतम भुक्तम का दमदार टीजर जारी हो गया है। डीपफेक वीडियो के मामले में रणवीर सिंह ने एक शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाली ये वीडियो कुछ समय से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। टीवी धारावाहिक इमली में अगस्त्य सिंह चौधरी का किरदार निभाने वाले साई केतन राव एक दुर्घटना में चोटिल हो गए हैं। यह हादसा उनके साथ आउटडोर शूटिंग के दौरान हुआ है। बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म ठग लाइफ की जैसलमेर में शूटिंग शुरू हो गई है। मणिरत्नम के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में अब सिंबू भी कलाकारों की टोली में शामिल हो गए हैं। सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली मशहूर क्रिएटर ईवा इवांस का निधन हो गया है। ईवा को क्लब रेड सीरीज के लिए जाना जाता है। गुजराती में धमाल मचाने के बाद फिल्म कंसुबो अब हिंदी में रिलीज होने जा रही है। कंसुबो को 3 मई को देश भर में रिलीज किया जाएगा। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म कल्कि का नया टीजर रिलीज कर दिया गया है। टीजर में अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा के किरदार में नजर आ रहे हैं। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की आवाज में निर्मित डॉक्यूमेंट्री टाइगर रिलीज हो गई है। टाइगर एक मादा टाइगर की कहानी है जो अपने बच्चों को जंगल में जीवित रहने के लिए तैयार करती है। और फटाफट खबरों के बाद आइए बात कर लेते हैं आपकी और हमारी सेहत की।
सेहत में आज बात करते हैं। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य के लिए कई खतरे अब बढ़ गए हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी संभावना पुरुषों में अधिक होती है और कुछ केवल पुरुषों के स्वास्थ्य को ही प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो पुरुषों को बचाव जिनको करना चाहिए और क्या करने से ये संभव हो सकता है। पुरुषों का स्वास्थ्य एक अहम विषय है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा पुरुषों में अधिक होता है और कुछ बीमारियां केवल पुरुषों को ही प्रभावित करती हैं। पुरुषों के शरीर और स्वास्थ्य में समय समय पर कई परिवर्तन होते हैं। पुरुषों के शरीर के अंगों का विकास और शरीर में बनने वाले कुछ हार्मोन महिलाओं से अलग होते हैं। ऐसे में पुरुषों की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी महिलाओं से अलग होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पुरुषों के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकारना कई मामलों में सरल नहीं होता। पुरुष जो भाई हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर हो सकते हैं, लंग डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है। ऐसे ही अल्कोहल पीने से भी कैंसर हो सकते हैं और लीवर ख़राब हो सकता है और हार्ट डिजीज़ में भी ये नुकसान करता है। हमारी जीवन शैली भी हम देखते हैं पुरुषों में कि वो हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जिसमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हम बात करते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर में अगर किसी की फैमिली में फादर को या ब्रदर को कैंसर हुआ है तो फैमिली में कैंसर होने के चांसेस 8 से 9 गुना बढ़ जाते हैं। कुछ कारक पुरुषों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हार्मोन परिवर्तन, अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित आहार, शारीरिक श्रम में कमी, तनाव, अधिक वजन या मोटापा, शराब का सेवन और नशे की लत, इन सभी का प्रभाव पुरुषों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पुरुषों के लिए अपनी स्वास्थ्य की सही देखभाल करना आवश्यक है। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाना जरूरी है जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अधिकतर बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचाव संभव हो सकता है और कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी जल्द पहचान और सही इलाज से उनको ठीक किया जा सकता है। आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करिए। कम से कम आधा घंटा आपको व्यायाम करना है, चाहे आप रन करें, एक्सरसाइज करें, किसी तरह का योगा भी कर सकते हैं, आधा घंटा रोज। नंबर 2, पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीने के बड़े फ़ायदे रहते हैं। आपको इन्फेक्शन कम होता है, स्टोन कम बनता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और हृदय रोग होने के चांस कम रहते हैं। तीसरा है कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना है। चौथी बात है कि खान पान, जो मैंने बात की कि आपको फ्रेश, जो सीजनल फ्रेश फूड आता है वो खाना है, प्रिजर्व फूड कम खाना है और जंक फूड कम खाना है। एंड जो तनाव की हम बात करते हैं वो कम करने के लिए आपको अपने फैमिली मेम्बर से अपनी बातों को शेयर करना है। अगर आपकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, किडनी कैंसर की हिस्ट्री, तो बेटर है कि जो हम एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए 40 साल के बाद आपको साल में एक बार PSA ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और एक फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, डिसइलेक्टिव एग्जामिनेशन। उससे देखते हैं कि हार्ट नोडुल तो प्रोस्टेट में नहीं है, वो कर लेना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। स्वास्थ्य की सही देखभाल बीमारियों से बचाव में सहायक है। साथ ही पुरुषों के लिए बेहतर स्वस्थ जीवन जीने का प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। और सेहत के बाद में अब बात कर लेते हैं बदलते मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने बताया कि पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में हीट वेव का असर नजर आ रहा है। ये अगले 5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में हीट वेव के हालात हैं। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से ओडिशा में और 17 अप्रैल से पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार में हाई ह्यूमिडिटी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं बात करें अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो आज रात का तापमान काफी अधिक होने की संभावना है और साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 अप्रैल की रात तापमान अधिक हो सकता है। और इसी के साथ देखते हैं विभिन्न राज्यों और शहरों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान।
तो इसी के साथ भावना, देखिए 1 घंटे का वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ ही। लेकिन अब वक्त आ गया अपने दर्शकों से विदा लेने का। जी हाँ, नया सवेरा के आज के अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ दिए जाते हैं रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से, जहां सर्कस कलाकारों ने हवाई अड्डे पर डांस और अपनी कलाबाजियों से सभी का दिल जीत लिया है। बिल्कुल, आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और मुझे, मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे